अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 3 फरवरी 2026 है। अजीज़ान, अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील हुई है, उसके बाद एक बात तो वाजे हो गई है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के इस वक्त जो डी फैक्टो रूलर है, काबिज है पाकिस्तान के ऊपर, जो कब्जा माफिया है, उसके हेड को, आसिम मुनीर को, जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट किया और उसका इस्तेमाल किया, उस तरह गुब्बारे की तरह इस्तेमाल किया, और गुब्बारे का इस्तेमाल करके उसको फाड़ दिया जाता है। मुहज्जब लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए गुब्बारा कह रहा हूं, नहीं तो एक और भी गुब्बारा होता है जिसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह आसिम मुनीर के साथ किया गया और इसके जर्नैलों के साथ किया गया। और आज के दिन का अगर आप जो पिछला वीलॉग है वो आप देख लें तो मामलात आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे कि सिर्फ हिंदुस्तान तक बात नहीं है। मुनीरे की मंजी जो ठोकी गई है वो सऊदी अरब के अंदर भी ठोकी गई है। आप जितने मजे आर्टिकल छपवा लें, लेकिन क्या ये कोई नई बात है? जी नहीं। अमरीकी जो सदर है या सदूर है, वो हमेशा से पाकिस्तानी जर्नैलों का इसी तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिस तरह एक राखेल का किया जाता है। जरूरत के वक्त उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं और उसको साइड पे कर दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार अमरीकी सदर ने राखेल की तरह इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को पैसा कोई नहीं दिया। और इनकी हालात ये हैं कि पल्ले नहीं तेला और कर दी मेला मेला। ये जाके कभी रेयर अर्थ एलिमेंट लेके उनके सामने फिर रहे हैं, हालांकि रेयर अर्थ एलिमेंट की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट ही सिरे से नहीं किया गया। हिंदुस्तान जा रहा है, उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जा रहे हैं और वो मुलाकात भी करेंगे वहां पे जाके मार्को रूबियो वगैरह से। लेकिन बात यह है कि ये फाइनल है चीज कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके सदर ट्रंप ने जहाजों की तादाद राफेल की बढ़ा के, फेवरेट फील्ड मार्शल बोल के, हिंदुस्तान के ऊपर भुकवा के, एक पेट डॉग का रोल जो होता है, अटैक डॉग का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के डिक्टेटर का किया। और उसका इस्तेमाल करने के बाद जब काम निकल गया तो वही हुआ जो हमेशा से होता चला है। हाल बता, अब की बार डॉलर नहीं मिले। अब डॉलर के लिए इसराइल फौज भेजना चाह रहे थे, लेकिन फौज के अंदर से जो बगावत का शोर है, जो पल्स रिपोर्ट के अंदर आया, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने दी, उसका सदेबाब वक्त से नहीं किया और उसका इल्जाम इन्होंने डाला भारत के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन अगले ही दिन जाके जो है वो रोला पड़ गया। और रेयर अर्थ एलिमेंट असल में तो जो है वो हिंदुस्तान की अपनी जो रिपोर्ट है वो भी मौजूद है, जो हिंदुस्तान ने इस तरह डब्बा नहीं दिया जिस तरह आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस के अंदर जाके डब्बा दिया था। हिंदुस्तान ने उनको डब्बा नहीं दिया अमेरिका को। हमारी इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान ने जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी है अमेरिका को, जिसकी वजह से उनको बुलाया जा रहा है। और रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने उनको बताया है कि जनाब, हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मोनाजाइट डिपॉजिट्स हैं। इंडिया के पास 13.15 मिलियन टन्स के मोनाजाइट हैं, जो एस्टिमेटेड 7.23 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, ये वहां पे पाए जाते हैं। और उसकी एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट के ऊपर जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट की वहां पे। और बात ये बताई कि तकरीबन 60 से 80% वैल्यू जो है, 80 to 90% वैल्यू जो है उसकी 2022 से 2025 तक पूरी दुनिया की जो लोकल वैल्यू है वो इनके पास मौजूद है। और कंजम्पशन उन्होंने बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की एक्सपेक्टेड है 2030 तक डबल होने में, और उसमें इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है उनके साथ मिलके। लेकिन अब यहां पे कहानी ये, डिटेल रिपोर्ट में मकसद बताने का नहीं है, मकसद ये कि ये तरीका होता है काम करने का। आप डब्बा लेके व्हाइट हाउस में पहुंच जाओ और वो प्रेजेंट करो कि देखिए हम ये हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। इस तरह नहीं काम होता यार। काम होता है प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन पाकिस्तानियों ने तो जुगाड़ के ऊपर काम चलाना है, पाकिस्तानी जर्नलों ने, और जुगाड़ के ऊपर उनके साथ काम चल रहा है। लेकिन ये हुआ क्या भाई? ये हुई क्या? अब मैं आपको ये बताता हूं कि हुई क्या इनके साथ। न सिर्फ ये हुआ बल्कि सऊदीया ने भी इनको फारिग कर दिया है। किस तरह फारिग कर दिया? क्योंकि मोहम्मद बिन जायद की गोद में जाके बैठे थे, ये इनकी गलती थी। लेकिन सिर्फ यहां तक गलती नहीं थी, इससे आगे की भी कहानी है। आज आप ये समझनी है कहानी, और इनकी नालायकी आपने समझनी है। देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है वो तो बड़ा पुराना मसला है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल फोर्स कभी भी नहीं रही हिंदुस्तान को मैच करने की, क्योंकि हिंदुस्तान 5 गुना बड़ा मुल्क है। और न सिर्फ 5 गुना बड़ा मुल्क है बल्कि उनकी कन्वेंशनल फोर्स जो है वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। उसी वजह से उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। और
71 की जंग का रिजल्ट आपके सामने है। 65 की जंग के ऊपर मैं डिटेल वीलॉग कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जरा देख लीजिएगा। सीआईए के अपने डॉक्यूमेंट्स से बताते हैं कि जंग जो है ओवरऑल इंडिया ने जीती थी। हाँ, पाकिस्तान ने लाहौर का दिफा किया था, ये उसको क्रेडिट जाता है एक बहुत बड़ी फोर्स के आगे। लेकिन बात यह है कि जंग फिर भी आपने हारी थी, 65 की भी, और 71 आधा मुल्क आपने गवा दिया था। कारगिल में जो कुछ हुआ, आप अपनी लाशें लेने से इनकारी थे। वो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर्स ने साइटेशन कर्नल शेर खान की जेब में डाल के वापस की लाशें, तो फिर आप राजी हुए लाशें वापस लेने के लिए। 4 दिन की जंग के बाद आप कहते हो कि हम जीत गए। तो ठीक है, इंडियन आर्मी चीफ खड़ा होकर मजाक उड़ा रहा है, कहता है कि पाकिस्तानियों से पूछो आपको क्या फायदा हुआ इस 4 दिन की जंग का। तो वो कहते हैं हमारा जो आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गया, फील्ड मार्शल बन गया, और हमारे सर के ऊपर जो आपके साथ कर रहा है वो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हालात देखे जाएं तो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाहाल है, कोई इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कैसे होगी तबाहाल, एक इसका बैकग्राउंड है। और पाकिस्तान की कन्वेंशनल फोर्स ना होने की वजह से पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसी रही, प्रॉक्सी एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया, और प्रॉक्सी एलिमेंट्स को शिद्दत पसंद दहशतगर्द एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया। कश्मीर के अंदर तो अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक अलायंस किया 2001 और 2002 में, और 2006 में सदर मुशर्रफ को ऑर्डर दिलवाया गया अमेरिका से, और कंप्लीट यू टर्न ले लिया गया कश्मीर पॉलिसी के ऊपर, मिलिटेंट को सपोर्ट करने की पॉलिसी के ऊपर 100% यू टर्न ले लिया गया। और वो जो मुजाहिदीन फारिग हुए वहां से, वो पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तान में आईएसआई ने बड़े अरसे उनको अपने कैंप्स के अंदर रखा। उसके बाद वो जंगजू थे, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, सिर्फ राशन मिल रहा था। उन्होंने आसपास चोरी डाकू डकैती शुरू की। उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गए जहां जहां आए थे, और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। लेकिन फिर भी एक बड़ी स्ट्रेंथ जाके अपने कबाइल में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जहां पे आबाद है, वहां पे चली गई। वहां से पाकिस्तान को टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन देने के लिए भारतीय पैसा तो बेतहाशा था, उनको वहां से हायर किया गया, और हायर करने के बाद पाकिस्तान ही के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आपको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन दिया गया, लेकिन ये पाकिस्तान की तरह एडहॉक बेसिस के ऊपर नहीं किया गया, दिहाड़ीदार की सोच के तौर के ऊपर नहीं किया गया। एक आर्मी चीफ, जो पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फौज डीजीआईएसपीआर कहता है वहां देखती है जहां पे आर्मी चीफ देखता है, ये कोई क्रेडिट नहीं है आपका। अताअत अमीर वाला कोई चक्कर नहीं है ये। एक नालायक आर्मी चीफ लग जाए बाजवे की तरह का, अपने ससुर उसको लगा दे, या आसिम मुनीर की तरह का नवाज शरीफ उसको लगा दे, उसका नतीजा क्या निकलता है, पाकिस्तान पूरा भुगत रहा है। या एक बंदा कॉम्प्रोमाइज करना, चाहे बाजवा हो या आसिम मुनीर हो, किसी भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, चाहे वो मुसाद हो, सीआईए हो, रा हो, बड़ा आसान सा काम है। उस एक को काबू कर लो, और फिर अयूब खान के दौर से आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद है, जो किसी को भी वजह बताए बगैर वो खड़का सकता है आर्मी चीफ। और पॉलिसी आर्मी चीफ ने बनाई जनाब ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर बनाई गई कि हमने प्रॉक्सीज के जरिए लड़ना है। 1980s में अफगान जहाज जो सीआईए और आईएसआई चला रही थी, जब जीत गया अमेरिका, अमेरिका ने पैकअप किया अपना बोरिया बिस्तर। डीजीआईएसआई ने उस वक्त कहा कि इनको डिसआर्म किया जाए, जो मुजाहिदीन है रिहेबिलिटेट किया जाए नॉर्मल लाइफ में। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे प्रॉक्सीज हैं, ये हमारे एसेट्स हैं, इनको कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करवा दो। कश्मीर आपने भिजवा दिया, नतीजा क्या निकला, 2006 के अंदर कंप्लीट यू टर्न हो गया, जो 2001 में शुरू हुआ था। हुआ किस तरह यार, ये गेम क्या है? आपकी दिहाड़ी की सोच है पाकिस्तान के जर्नलों की, हिंदुस्तान की दिहाड़ी वाली सोच नहीं है, ये आपने सोचना जरूर है। हाँ, हिंदुस्तान की प्रायोरिटी अपना कारोबार है, उसको आप देते भी जो हो ना हिंदुस्तान को, पाकिस्तान में यही कहा जाता है क्या, दालखोर है, बनिया है। ओ भाई, बनिया ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा जो है वो अपने कारोबार, अपनी मार्केट के जरिए किया है, बिजनेस के जरिए किया है। और अब पाकिस्तान की फौज खुद मानती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इकोनॉमी है। अच्छा, 6% इकोनॉमी चल रही थी, इमरान खान को उठाया, वो साइड पे मारा, जेल के अंदर डाल दिया। वो किसने किया? तुम किसके एजेंट हो बाजवे? तुम किसके एजेंट थे? आसिम मुनीर, तुम किसके एजेंट हो कि उसको वापस, तुम जो है वो डेमोक्रेसी नहीं मानते, तुमने 2024 का इलेक्शन चोरी करवाया। आसिम मुनीर, तुम किसके एजेंट हो? तुम रॉ के एजेंट हो, रा हो हैं, या तुम मूसाद हो, या सीआईए हो? किसके एजेंट हो? सवाल करते हैं हम। लेकिन ये आपका प्रॉब्लम हमेशा से मौजूद रहा है। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम दिहाड़ीदार सोच का नहीं है। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? ये लेटेस्ट जो उनकी फिल्म आई है धुरंधर, जिसके ऊपर आपने बैन लगवा दिया मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी जो है वो एक्नॉलेजमेंट्स की हैं, अपनी पॉलिसी की एक्नॉलेजमेंट की है। ये सिलसिला जो शुरू होता है पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर, हिंदुस्तान ने कारोबार अपना, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी है, आगे चल के मैं आपको बता भी दूंगा कि क्यों प्रायोरिटी है और किसकी वजह, उसी की वजह से पाकिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल के लिए उनका क्या प्लान है।
जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक, बांग्लादेश को देख के मैं अपना एनालिसिस आपको प्रेजेंट करूंगा। लेकिन यहां पे जो सिचुएशन, पाकिस्तान ने प्रॉक्सी पॉलिसी शुरू की 2006 में, अमेरिका ने ऐसे प्रेशर नहीं दिया था कि कश्मीर से वापस इनको बुलाओ। प्रेशर उन्होंने सही दिया था आपको। देखिए, आपका ये जो हिंदुस्तान की हमेशा से प्रायोरिटी बिजनेस एंड मार्केटिंग तो रही है, लेकिन आपने क्या किया, 1999 से ये सिलसिला शुरू होता है कि आपने जाके वहां पे जो 1999 में आपने इंडियन एयरलाइन जो है, आपने उसको हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान के जैश मोहम्मद, लश्कर मशकर जो है, जो आईएसआई के प्रॉक्सीज हैं, आज भी हाफिज सईद जो है वो आईएसआई के और कमांडोज के, एलीट फोर्स के कमांडोज के प्रोटोकॉल में रहता है। नाम का वो जेल में होता भी नहीं है। और मौलाना मसूद अजहर दूसरा बंदा था जिसको यहाँ पे छुड़वाया गया। और बड़े बड़े लोग हैं जिनको यहाँ पे ये हाईजैक करके जहाज इनको छुड़ाया गया। और ये जो हाईजैक है, ये इंडियन एयरलाइन प्लेन IC-814 कंधार एयरपोर्ट के ऊपर 1999 के अंदर अगवा किया गया था। मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये अभी आपने समझनी है, ठीक है? ये ऐसे ही, वो डेमोक्रेसी है ना इंडिया, उसने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी 1999 में शुरू नहीं की। 1999 में प्लान बनाया गया कि यार इनफ इज इनफ, प्रॉक्सीज पाकिस्तान इस्तेमाल करती हैं और हमें कहते हैं कि साले कुछ कर नहीं सकते आगे से, हिंदू बनिया है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है कुछ कर जाए आगे से, हम बदमाश हैं, हम जो मर्जी कर लें, और हमारे पास एटम बम है, अगर वो मारेंगे तो हम भी मार देंगे, तो हम खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ ले डूबेंगे। तो उन्होंने एक काउंटर पॉलिसी आपके लिए बनाई और अब तो उन्होंने उसको मान भी लिया है। लेकिन वो 1999 में कंधार एयर जो का जहाज उड़ाया गया उससे नहीं हुई। यही लोग जिन्होंने, जो इस्तेमाल किए गए थे इंडियन एयरलाइन के फ्लाइट को हाईजैक करके अपने मिलिटेंट्स को छुड़ाने के अंदर, जिसमें मौलाना मसूद अजहर शामिल था और उसके अलावा और भी बड़े लोग शामिल थे, जो डेनियल पर्ल मर्डर केस के अंदर भी बाद में जाके सामने आए केसेस। लेकिन बहरहाल इन्हीं लोगों ने 2001 में आगे जाके एक और नया जो है वो कहते हैं कांड किया, ठीक है? अब जहां तक IC-814 का ताल्लुक है, तो इमेंस प्रेशर था हिंदुस्तान के ऊपर और अल्टीमेटली मौलाना मसूद अजहर को, मुश्ताक जरगर को और उमर शेख को उन्होंने छोड़ दिया। ये वही लोग हैं जो बाद में डेनियल पर्ल के केस के अंदर आए, तो अमेरिका ने फिर उनका साथ क्यों नहीं देना? आप अमेरिकन जर्नलिस्ट मारोगे पाकिस्तान के अंदर तो वो क्यों साथ नहीं देंगे? बेसिकली इसको इस्तेमाल किया गया ये प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर जो है वो आज तक पाकिस्तान की स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जो भी वजह एज अ प्रॉक्सी प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन यहां तक मामला होता तो फिर भी हिंदुस्तान जो है वो पी जाता। 2001 के अंदर आप आ जाएं, 2001 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर इन्हीं लोगों ने अटैक किया। और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 2001 में जब अटैक किया गया तो आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट शुरू हो गया और मैं उसका हिस्सा था। जनरल मुशर्रफ वाज द चीफ, हमें ऑर्डर दिया गया, हम पन्नू आकिर और सक्कर से निकले और रेती रहीम यार खान में सामने इंडियन टैंक्स थे, इधर हम अपने टैंक लेके बैठ गए और बिल्कुल बॉर्डर की पोस्ट के ऊपर जाके बैठ गए हम। और आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि ये तो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है? और ये मामला कब शुरू हुए? जब 5 लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने 13 दिसंबर 2001 को, 1999 2001 उन्होंने ये अटैक किया आके इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर। इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया आगे से जाके, ठीक है? और 8 लाख ट्रुप अपनी मोबिलाइज कर दी, पाकिस्तान आर्मी पूरा पूरा मोबिलाइज हो गया। खर्चा इंडिया का हो रहा था, $2 बिलियन पर उनके खर्च हो रहे थे महीने के। और जाहिर बात है उनकी मार्केट इफेक्ट कर रही थी, इसलिए डी एस्केलेशन तो हो गई। लेकिन यहाँ पे 2001 में इसके बाद उन्होंने आके अपनी पॉलिसी बना ली। वो पॉलिसी क्या थी? काइंड कर्टसी ऑफ जियो फिल्म्स एंड B62 फिल्म्स। उस पॉलिसी का इजहार धुरंधर फिल्म के अंदर इन दो वाकयात के बाद किया गया, जब इंडियन इंटेलिजेंस चीफ और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर जो भी दिखाए गए, पोर्ट्रे किए गए, वो बैठते हैं और उनके ये डायलॉग्स जो है ये रियलिटी बताते हैं, ये और कुछ नहीं बताते। ये जरा सुन लीजिएगा जरा। सोचा भी नहीं था कि वो घर के अंदर तक घुस जाएंगे। टीम काफी परेशान है, धैर्य टूट रहा है। कभी कभी धैर्य का टूटना देश के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जो फाइल तुमने दी आखिरकार पढ़ी मैंने। 2 साल बाद। काफी रेडिकल आइडियाज हैं, मगर मिडिल ईस्ट से दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें यूएस की बैकिंग है। हाँ, एक सजेशन है जो पीएम को पसंद आया। धुरंधर। जी,
तो दो प्लान थे जो लॉन्ग टर्म प्लान थे इस एक्नॉलेजमेंट के मुताबिक, जो कि यहां पे इन्होंने धुरंधर फिल्म के अंदर बात की है और बड़ी लॉजिकल जो रियलिस्टिकली बातचीत की गई है। आदित्य राजकोल की जो जितनी भी इसके ऊपर डिटेल्ड हिस्टोरिकल हिस्ट्री को इस्तेमाल किया गया है रिसर्च के लिए, और मैं आगे चल के आपको समझा भी देता हूं कि हिस्ट्री को किस तरह वेपनाइज किया जा रहा है या मोटिवेशन फोर्स के तौर के ऊपर इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के जर्नैलों की दिहाड़ीदार सोच को तोड़ने के लिए। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। उन्होंने कहा कि एक तो मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तान की सपोर्ट है उसको खत्म करना है, जिसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने काम उस वक्त शुरू कर दिया था। इस वक्त अगर आपने इससे पहले वाला वीलॉग देख लिया तो आपको आइडिया हो गया कि सऊदी अरब के अंदर जो इंडिया की पॉलिसी थी, अमेरिका के जरिए उन्होंने जारी बात है अमेरिका को के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। ये 2001 के अंदर ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया। इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कराची के अंडरवर्ल्ड में जिस तरह भी, और उसके नतीजे के अंदर हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट लीडरशिप मौजूद थी, इंडिया की, कश्मीर की, खालिस्तान की, उनको टारगेट किया गया, पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया गया। उसके बाद सऊदीज भी इस वक्त नाराज हैं अमेरिका की वजह से, और आगे चल के यूएई एक सिर्फ बचा हुआ है जिसकी गोद में आसिम मुनीर बैठा हुआ है, लेकिन यूएई भी कितना अरसा बर्दाश्त करेगा इनको और कितना कर्जा इनको दे लेगा। लेकिन वो अभी तक अचीव अल्टीमेटली तो नहीं हो सका, क्योंकि ये जो फिल्म है ये खुद यूएई मिडिल ईस्ट के अंदर बैन है धुरंधर, ओके फाइन, बट अमेरिका के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस करके कश्मीर पॉलिसी के ऊपर यू टर्न ले लिया था। और अब सदर ट्रंप के साथ जो उनका अलायंस हो गया है, तो वो सऊदीज को भी और यूएई को भी डिक्टेशन करवा देंगे वहां से कि भाई पाकिस्तानियों को जो है वो फारिग करो, वेला करो, इन्होंने दिमाग खराब किया हुआ है। ये पॉलिसी डिसीजन था वहां पे। दूसरा क्या था, पाकिस्तान को बैंक करप्ट किया जाए। क्या पाकिस्तान बैंक करप्ट है? बिल्कुल है, खुद एज पर देयर ओन एक्नॉलेजमेंट। किसके कर्जे की वजह से बचा हुआ है? सऊदीया के कर्जे की वजह से, और मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के कर्जे की वजह से बचा हुआ है। अगला स्टेप क्या होगा? अमेरिका की तरफ से प्रेशर किया जाएगा कि कर्जा अपना वापस लो, मजीद कर्जा नहीं देना। मजीद कर्जा ना सऊदीया दे रहा है ना यूएई दे रहा है, वो कहता है हमें फॉर्म जो है ना पहले जो दिया हुआ है उसके लिए शेयर दे दो फौजी फाउंडेशन को। ना कतर दे रहा है, दे सकते हैं, दे नहीं रहे। क्यों? इंडिया के कहने पे तो नहीं हो रहा, या इंडिया और अमेरिका के कहने के ऊपर हो रहा है। बैंक करप्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट हुआ खड़ा है, और शोबाज शरीफ फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम बैंक करप्ट हैं तो हमें बातें माननी पड़ती हैं। तो बातें ये बनवा लेंगे, वहां से करवा लेंगे, इनकी तो औकात टोटल इतनी है। एक बात मजीद आपने याद रखना है कि आपने जो 1999 में किया या 2001 में किया या उसके बाद आगे और पीछे आप लोग कर रहे हैं, उसको, उस याद को, उस मेमोरी को एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के तौर के ऊपर हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और इसको मेमोरी एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर अरित्रा बैनर्जी ने बड़ी डिटेल के अंदर लिखा कि 13 दिसंबर जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, ये एक सिंबॉलिक चीज है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। ये एक स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हिस्ट्री को डिफेंस एसेट के तौर के ऊपर, दिफाई असासे के तौर के ऊपर अपनी तारीख को इस्तेमाल करते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। पाकिस्तान में तो साले दिहाड़ीदार एडहॉक बेसिस के ऊपर जर्नैल काम चला रहे हैं अपनी एक एक्सटेंशन से दूसरी एक्सटेंशन तक। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती तो पाकिस्तान भी अपनी मेमोरी को, जो कुछ किया गया बलूचिस्तान के अंदर भी हो रहा है, यहां पे अभिनंदन आया था, उसके अलावा कलभूषण जादेव बैठा हुआ है, उसको भी स्ट्रेटेजिक मेमोरी के तौर के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान के जर्नल बार्गेनिंग चिप के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजिक मेमोरी के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में। क्या शक है आपको इसके ऊपर? तो इसको इस्तेमाल करके बाकायदा एक मंसूबे के तहत हिंदुस्तान ने बैंक करप्सी ऑलमोस्ट अचीव कर ली। एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में आप निकल गए थे, एक दफा दोबारा चले जाएंगे। जो आसिम मुनीर की हरकतें, आसिम मुनीर रहेगा तो दोबारा आप जाओगे ग्रे लिस्ट के अंदर। जिस तरफ आप जा रहे हो, आप तबाही की तरफ जा रहे हो, और मजीद तबाही आपकी आएगी। और सिर्फ आपको अरब ममालिक का जो साथ है अमेरिका, वो भी आपका पत्ता मजीद काटने जा रहा है। इसका मैं डिटेल के अंदर बात कर चुका हूं आज के दिन के इससे पिछले वाले वीलॉग के अंदर, वो आप देख लीजिए अगर फुर्सत मिले तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी। तो फिर हिंदुस्तान करने क्या जा रहा है? डिजाइन तो बड़ा क्लियर है, बैंकरप्ट पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट से जो इनकी लाइफ लाइन है वो काटो। दो ये काम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की फौजें जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मिडिल ईस्ट को। सऊदीज जो हैं तुर्क से उसको रिप्लेस तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी बहरैन वगैरह के अंदर भी या उर्दन के अंदर भी हर जगह आप देखो तो पाकिस्तान अपने जो है चौकीदारा की ड्यूटी वहां पे देते हैं।
तो वहां से उनको काटने के लिए अमेरिकन प्रेशर को इस्तेमाल किया जाएगा, जाहिर बात है, लगता तो यही है। तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को अखंड भारत बनाना चाहता है जाके, या तोड़ना चाहता है? वेल, लेट्स बी लॉजिकल अबाउट इट। लॉजिक क्या कहती है आपको? अब मैं आखिर में आपको बता दूं, बांग्लादेश में हसीना वाजिद गवर्नमेंट इंडियन बैक थी। उसको एज पर द एडमिशन ऑफ डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने कहा कि जी हमने चाइनीज के साथ मिलके वहां पे उसको खड़का दिया, फारिग कर दिया, ठीक है, लेकिन इट वाज अ जेन्युइन पब्लिक सेंटिमेंट जिसको इस्तेमाल किया गया। स्टूडेंट्स खुश नहीं थे। हसीना वाजिद ने जिस तरह के एक्शंस किए वो उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ थे, इस वजह से उनको नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन वो इंडियन एसेट थी, इंडिया के अंदर जाके छुपी हुई है, तो इंडियंस को चाहिए था ना कि वो बांग्लादेश को जो है टोटे टोटे कर दे, बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगा दे। लेकिन उसके बरक्स इंडिया जो है उसको, अब भी इंडिया में क्रिटिसिज्म ये हो रहा है, मैं पढ़ रहा था कि जनाब जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश की वो उनकी अपैरल इंडस्ट्री है, कॉटन अपैरल इंडस्ट्री है। उसको प्रोटेक्ट इंडिया कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि इंडिया चाहता है मार्केट उसकी स्टेबल रहे और वो तरक्की करते रहे, और वो अगर रीजन में स्टेबिलिटी होगी तभी मुमकिन है। और अगर बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होगी तो हिंदुस्तान में स्टेबिलिटी होगी, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है। ये दूर की सोच है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की सोच है। पाकिस्तानी जर्नैल होते हैं जो अफगानिस्तान के अंदर जाके कर रहे हैं, ये दिहाड़ीदार की सोच है। उधर जाओ, पंगा ले लो, डॉलर मिल जाएगा अमेरिका से। दिहाड़ीदार, पल्ले नहीं तेला, कर दी मेला मेला, ये वो सोच है भुखे नंगी कौम की और भुखे नंगी लोगों की सोच है। हिंदुस्तान की सोच है अगर पाकिस्तान टूट जाता है, टोटे टोटे हो जाता है, तो इंस्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन रहेगी। ऑल्दो नवाज शरीफ की हक में है ग्रेटर पंजाब माइंडसेट, पाकिस्तान के जर्नैलों के हक में है ग्रेटर पंजाब, ईस्ट ऑफ इंडस हम बना देंगे, जरदारी माफिया नवाज माफिया मिलके कोई नवा सीडीओ कर लेगा। लेकिन उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म हो जाएंगी या खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियां खत्म हो जाएंगी? मजीद इंस्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। और हिंदुस्तान को रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए ताकि वो बिजनेस कर सके। रेयर अर्थ एलिमेंट असल तो अफगानिस्तान में है। अगर उन्होंने इंडिया से डील भी करनी है तो पाकिस्तान के रास्ते को जाना पड़ेगा। चाबहार वाला रास्ता तो वैसे भी जो है वो अमेरिका को सूट नहीं करता और बहुत दूर पड़ता है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो रास्ता तो जो है वो बाय रोड सबसे इजी रास्ता है। वागा से ट्रक जाते हैं तो हम से पार हो जाते हैं। अफगानिस्तान भी ये करना चाहता है, हिंदुस्तान करना चाहता है। मसला सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलों को है। क्यों? क्यों पाकिस्तानी जर्नलों को मसला है? सोच एडहॉक है, सोच प्रॉक्सी वॉर की है। अगर हिंदुस्तान का बूगी मैन नहीं खड़ा होगा और अब अफगानिस्तान का बूगी मैन नहीं खड़ा होगा तो इनकी बदमाशी पाकिस्तान के ऊपर कैसे कायम रह सकेगी? तो फिर हल क्या है? हल इमरान खान की अल्टीमेट वापसी है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी जिन लोगों से, सीरियस लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हू शोर मचाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं देखो, जब इमरान खान पावर के अंदर था, अभी लंदन को उसने 2 दिन के अंदर वापस किया, ठीक है, क्योंकि वो पीस एंड स्टेबिलिटी चाहता था। इमरान खान का जहां जोर चला उसने प्रॉक्सी एलिमेंट्स को जाके हिंदुस्तान के अंदर या इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक्ट नहीं करने दिया, क्योंकि उसको पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए। और जर्नैलों को सिर्फ अपनी बदमाशी चाहिए, जर्नैलों को सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। ये तो बात साबित हो चुकी है ना, पहले दिन से साबित हो चुकी है। कितना लंबा आप इसको खींचोगे? तो फिर आखिर में मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान को मौजूदा पॉलिसी के तहत जो तबाह कर रहा है आसिम मुनीर किसका एजेंट है? मुसाद का या रा का? यह मेरा सवाल है। जवाब आप कमेंट के अंदर दे दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।